अब हम एक्सरसाइज 8.1 देखते हैं और 8.1 एक्सरसाइज के लिए पूरे जो फार्मूले लिखे हुए हैं हमें ये सारे फार्मूले मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। और इसको याद रखने की हमने टेक्निक भी सीखी थी पिछले वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि पहली बात तो ये फार्मूले बने कैसे और इसको याद कैसे रखना है, और जब ये याद हो गए तभी आपको एक्सरसाइज को टच करना है। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि फार्मूले की आपको सख्त जरूरत पड़ेगी और अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर भी ये बात समझ में आ जाएगी कि इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, आपके पास में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और नहीं बनेगा तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन आएगी तब देखेंगे हम। पहली बात तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो जो बोला गया उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे। देखिए, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट एंगल B, बात समझ में आई। पहली बात तो राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास में। देखिए मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूं। नाम क्या देना है तो क्वेश्चन में दिया जा सकता है, हो सकता है कि क्वेश्चन में बोला गया कि आपको किस एंगल का क्या नाम देना है, या नहीं भी बोला जा सकता है। तो पहली बात तो यहां पर क्या बोला, राइट एंगल एट B। ये फिक्स है कि B पर राइट एंगल है, 90 डिग्री जहां पर बन रहा उसका नाम B ही देना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम। AB इज इक्वल टू 24, तो AB इज इक्वल टू क्या है 24 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है। चलिए ठीक है, इसका मतलब ये हो गया तो C ऑटोमेटिक ये होगा। यदि आप इसको ये देते हैं तो इसका नाम C देना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं बोला है कि किसका नाम ये रहेगा किसका नाम C रहेगा, तो अपनी मर्जी से आप बाकी के नाम दे दो। BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब मुझे नहीं मालूम था कि डायग्राम ऐसा बनेगा, अदरवाइज इस लाइन को थोड़ा सा ऊंचा बना सकते थे हम, ये ऐसा बना सकते थे आप डायग्राम। ये वाला डायग्राम ज़्यादा सूटेबल रहेगा। इसका नाम B और इसका नाम C और इसका नाम A। ये कितना है 24 सेंटीमीटर और ये कितना है 7 सेंटीमीटर। कहने का मतलब मैंने इसलिए डायग्राम को चेंज किया क्योंकि 7 की अपेक्षा 24 काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ी सी लाइन हमें इस प्रकार से बड़ी दिखे। B पर 90 डिग्री बोला है तो B पर 90 डिग्री बन गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए साइन A की वैल्यू निकालनी है हमें, कास A की वैल्यू निकालनी है, और सेकेंड पार्ट में साइन C की वैल्यू निकालनी है और कास C की वैल्यू निकालनी है। ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट है। आपको जो वैल्यू निकालनी है ना उस पर कंसंट्रेट करना है। थीटा के जगह क्या लिखा है, ये लिखा है, यहाँ पर भी क्या लिखा है, ये लिखा है। इसका मतलब ए को आपको क्या करना होगा, एक्यूट एंगल लेना होगा। ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल होगा। क्लियर? जब ए बोला है तो ए को एक्यूट एंगल बोलेंगे। अच्छा, चेंज हो जाता है यहाँ पर, क्या चेंज हो जाता है, जब भी यहाँ पर एक्यूट एंगल ये है और ये 90 डिग्री है तो थीटा और 90 डिग्री के बीच की साइड को क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। मतलब ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल सिंपल काम है, आप प्रॉपर तरीके से समझिए करना क्या है, इसकी प्रोसेस प्रॉपर तरीके से समझिए, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने क्या किया, ये दोनों जगह ये है, या जिसका भी मान निकालना है, जैसे मान लिया जाए कि साइन A लिखा है ना, तो ये को थीटा कंसीडर करना है, ठीक है। तो थीटा और 90 डिग्री के बीच की साइड को क्या बोला जाएगा, बेस बोला जाएगा। चलिए ठीक है, साइन थीटा और कास थीटा के फार्मूले में किसकी जरूरत पड़ती है, बेस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज और बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, इनकी जरूरत पड़ती है। तो हमें किसके किसके की वैल्यू मालूम है, हमें यहाँ पर 7 परपेंडिकुलर की भी वैल्यू मालूम है, बेस की भी वैल्यू मालूम है, लेकिन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं मालूम। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, या कोई भी दो साइड गिवन है और थर्ड साइड हमें फाइंड आउट करना है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम हमें यूज करना है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको दो साइड्स, राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स गिवन है और थर्ड साइड फाइंड करनी है कोई भी, तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ABC। देखिए जो राइट एंगल रहेगा ना उसको बीच में लेना है,
एंगल को दिखाने का तरीका होता है, जो एंगल जिस एंगल को दिखा रहे हैं हम राइट एंगल है ना, तो उसको कहाँ लेना आपको, बीच में लेना है। चलिए ठीक है, क्या होगा इसमें, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये बात क्लियर है। पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर अदर दो साइड है उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। कहने का मतलब हाइपोटेनिस का स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेनिस कौन है हमारे पास में, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। हाइपोटेनिस तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो AC का स्क्वायर तो जैसे कि वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है 24 और इसका स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 मालूम होना चाहिए, कम से कम 25 तक का स्क्वायर मालूम होना चाहिए। वैसे तो 30 तक मालूम होना चाहिए, लेकिन मिनिमम कम से कम मान के चलिए कि 25 तक का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको मालूम होना चाहिए। और ये कितना हो जाएगा 49, दोनों को ऐड किया जाए तो कितना हो गया 9 और 6 कितना हो गया 15 तो 5 और 12 और 6 25 AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर निकल गया। तो AC इज इक्वल टू क्या होगा, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625। तो AC इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट बात, प्लस माइनस 25, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 25। इतनी बात समझ में आई क्या। हम क्या निकाल रहे हैं, एक साइड ट्राइंगल की साइड की लेंथ निकाल रहे हैं, और लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो नेगेटिव को इग्नोर करेंगे और ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमें पता चल गई, यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर से और एक बार, प्लस माइनस क्यों हुआ था पहले ये समझते हैं। मान लिया जाए कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 625 है, एक एग्जाम्पल, ठीक है। इसको लिखा जा सकता है x स्क्वायर इज इक्वल टू या माइनस 25 का स्क्वायर, सही लिखा क्या, इज इक्वल टू 0, सही लिखा ना। 25 का स्क्वायर 625, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये माइनस बी और ये प्लस बी और इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू 25 और एक से इज इक्वल टू 25 उधर जाएगा तो माइनस 25। इसका मतलब आपके पास में दो वैल्यू आ रही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो वैल्यू आ रही है। तो नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल, न भी लिखे तो चलेगा, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। आप बोल सकते हैं कि AC की वैल्यू कितनी आ गई 25 हो गई। नाउ पार्ट वन देखिए, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान देना फिर से और एक बार। क्या लिखा है यहाँ पर, ए लिखा है। ए का मतलब एक्यूट एंगल कौन रहेगा, थीटा, कौन रहेगा, ये रहेगा। ए और बी के बीच की बेस, इसको क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। ये क्या हो जाता है, थीटा के सामने की साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है, और लॉन्गेस्ट साइड जो रहेगी वो हाइपोटेन्यूस रहेगी, वो फिक्स है। साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर कौन है आपके पास में 7 और हाइपोटेन्यूस कौन है 25। कहने का मतलब BC डिवाइडेड बाय AC हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 25, ये आ जाएगा साइन ए की वैल्यू। अब इसी का सेकेंड कास ए, ध्यान देना इधर, कास ए बोला है ना, तो इसमें भी यही एक्यूट एंगल रहेगा, मतलब बेस यही रहेगा, परपेंडिकुलर यही रहेगा, हाइपोटेन्यूस यही रहेगा। क्या हो जाएगा, कास बेस डिवाइडेड बाय, बेस कौन है AB डिवाइडेड बाय AC। AB की वैल्यू क्या है 24 और AC की वैल्यू कितनी है 25, तो ये हो जाएगा इतना। अगेन सेकेंड पार्ट, अब कहानी चेंज हो जाएगी। सेकेंड पार्ट में किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन C की वैल्यू निकालनी। साइन C, इस बात को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि यही काम आपको पूरी एक्सरसाइज में करना है। ये बात अच्छे से समझ गए तो आपका काम काफ़ी कुछ यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इसको भी हटा देता हूँ, है ना, इसको भी हटा देता हूँ। कैसे, अब देखिए
सी को एक्यूट एंगल लेना है, सी को एक्यूट एंगल लेना है, मतलब ये वाला एक्यूट एंगल हो जाएगा। इसका मतलब इसके और इसके बीच की साइड को क्या बोला जाएगा, बेस बोला जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। और ये बन जाएगा हाइपोटेनिस। तो फिक्स है, चाहे आप इसको लो चाहे इसको लो, राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड रहेगी उसको हाइपोटेनिस बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब साइन सी, ये है साइन सी। साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है, वही परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस। अच्छा, परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, और हाइपोटेनिस कौन है, ए सी है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू कितनी है 24, और हाइपोटेनिस की वैल्यू कितनी है 25। तो 24/25 आ जाएगा। सेम ऐसे ही कास सी की वैल्यू निकालनी है हमें। क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस। तो बेस कौन बनेगा, बी सी, और हाइपोटेनिस कौन बनेगा, ए सी। तो बी सी मतलब 7 डिवाइडेड बाय 25। तो ये हो जाएगा इसके फाइनल आंसर। आपसे बोला था कि साइन ए कास ए की वैल्यू निकालिए, निकाल दी। साइन सी कास सी की वैल्यू निकालिए, ये निकाल दी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। तो क्या समझ में आ गई बात? और समझ में नहीं भी आई तो घबराने की जरूरत नहीं, और भी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जिनमें यही काम हमें यहाँ पर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इन फिगर, ये बढ़िया काम हो गया। आपको ऑलरेडी डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर। मैं डायग्राम को थोड़ा डार्क बना देता हूँ ताकि पूरी बातें स्पष्ट समझ में आए। ये मैं डायग्राम को डार्क बना देता हूँ यहाँ पर, ये ठीक है। ये अब ध्यान देना इधर, इन फिगर, इसमें क्या निकालना है, इसमें क्या निकालना है, 10p और cot r। बहुत बढ़िया, ये दो वैल्यू हमें निकालनी है। पहली बात तो ये क्लियर हो जाए कि 10 का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस। इसका मतलब ये दोनों साइड जब तक नहीं मालूम रहेगी तब तक अपना काम नहीं होगा। काट में भी परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो एक तो ये साइड दी नहीं है, इसको बेस बोलो चाहे परपेंडिकुलर बोलो, दोनों के अकॉर्डिंग और कैसे होगा उस पर बात करेंगे। जब तक तीनों साइड पता नहीं चलेगी तब तक अपना काम यहाँ पर नहीं होगा। इसका मतलब आपको क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर निकालनी होगी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इन ट्राइंगल राइट एंगल्ड ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू और आर, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड और इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि पी आर का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर। हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, पी आर की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर की वैल्यू नहीं मालूम, तो क्यू आर की वैल्यू जैसे कि वैसे लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 और 144 मालूम होना चाहिए स्क्वायर रूट भी और स्क्वायर भी। ठीक है, तब फटाफट काम होगा हमारा, और नहीं तो फिर स्क्वायर निकालते बैठेंगे ना तो फिर एग्जाम में टाइम की कमी आएगी। इसलिए आपके पास समय रहते आप ये सारे छोटे मोटे काम कर लिया करो। ठीक है ना, स्क्वायर वगैरह याद करना, ये सारी चीज़ें पहले आपके पास होना चाहिए। 144 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 5 और 2 25 बचेगा। मतलब क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। तो क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो हमारे पास में क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है और क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5। क्यू आर की वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया काम हो गया। अब हमारे पास में क्या है कि तीनों साइड से यहाँ पर पता चल गई।
अब क्या पूछा हमसे, 10p की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। नाउ 10p। अब यहां पर ध्यान देना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ में कौन लिखा है, p लिखा है, इसका मतलब एक्यूट एंगल कौन बनेगा, p बनेगा, ठीक है ना। एक्यूट एंगल कौन बनेगा, p बनेगा। तो मैं यहां पर इसको एक्यूट एंगल लिख देता हूं, ठीक। अच्छा, बेस कौन बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा हाइपोटेनिस। तो 10p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और परपेंडिकुलर कौन है, QR, और डिवाइडेड बाय बेस कौन जाएगा, PQ। PR की वैल्यू कितनी है, QR की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 5 डिवाइडेड बाय 12। सेम इसी प्रकार से अगेन 10 किसकी वैल्यू निकालना, हमें 10R की वैल्यू निकालना, 10R। तो 10R के केस में क्या हो जाएगा, 10R के केस में ये वाला एक्यूट एंगल बन जाएगा, और जब ये एक्यूट एंगल बनेगा तो ये बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा बेस, और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या रहेगा, हाइपोटेनिस रहेगा। इसका मतलब 10R ने पूछा हमसे, क्या पूछा है, cot R, और cot R की वैल्यू कितनी होती है, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, और बेस कौन है, ये है, और परपेंडिकुलर ये है, तो QR डिवाइडेड बाय PQ, और QR की वैल्यू कितनी है, 5, और डिवाइडेड बाय 12। देखिए cot 10 की भी वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 12, और cot की भी वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 12। क्यों सेम क्यों हुई, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर एक्यूट एंगल को चेंज कर रहे हैं। देन क्या हो जाएगा, 10p माइनस 10R, cot R की वैल्यू निकालना हमें, cot R की वैल्यू, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 12, और माइनस 5 डिवाइडेड बाय 12, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और ये इसका आंसर क्या बोला है, फाइंड ये, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यही हमसे यहाँ पर पूछा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है साइन A इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4, है ना। साइन A इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4, मतलब गिवन साइन A इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4, एंड कैलकुलेट cos A एंड tan A। cos A एंड tan A हमें फाइंड करनी है। सिंपल सी बात यह है कि राइट एंगल ट्राइंगल तो बनेगा ही बनेगा, तो मैं यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ। और क्वेश्चन ये उठता है कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल तो गिवन है, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें नाम कैसे देना है, कौन से वर्टेक्स का क्या नाम देना है। तो हमें ये यहाँ से पता चलेगा कि वर्टेक्स का नाम क्या देना है। साइन ए मतलब जो थीटा जिसको कंसीडर करेंगे ना, उसका नाम क्या दे देंगे, ए दे देंगे, और ये 90 डिग्री तो है ही है, ठीक है। अब बाकी के वर्टेक्स का क्या नाम देंगे तो हमारी मर्जी है, जो नाम देना है वो दे दो, इसको BC दे दो या इसको BC दे दो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि साइन A इज इक्वल टू क्या होता है। तो आपको मेरे ख्याल से यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी कि थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, इसको बेस, और इसको क्या बोला जाएगा, हाइपोटेनिस बोला जाएगा, ठीक है ना। 90 डिग्री और थीटा के बीच की साइड को बेस बोला जाएगा, बस इतनी बात है। जब भी ऐसा दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, 3k डिवाइडेड बाय 4k। क्यों, ये क्या रेशियो है ना, रेशियो है। इसका मतलब एक एग्जांपल मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँगा आपसे कि मान लिया जाए कि मोहन और रहीम है, दो लोग हैं, दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, रहीम और मोहन। मान लिया जाए कि मोहन के पास में 3 मार्क्स, मान लिया जाए कोई एक टेस्ट हुआ और उसके पास में उसको कुछ मार्क्स मिले और रहीम को 4 मार्क्स मिले। एक्चुअल इनको 3 और 4 मार्क्स नहीं मिले, इसको मिले 30 मार्क्स और इसको मिले 40 मार्क्स, ठीक है। तो यदि हम बोले कि मोहन को 30 मार्क्स मिले और रहीम को कितने मिले, 40 मार्क्स मिले, तो दोनों का रेशियो कितना है। तो दोनों का रेशियो जब भी बोलेंगे तब हम क्या करेंगे, जिससे कैंसिल हो रहा उसको कैंसिल कर देंगे और 3 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। कहने का मतलब मोहन और रहीम का जो रेशियो है वो कितना है, 3:4 है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसको 3 और इसको 4 मार्क्स मिले, इसको तो 30 मिले, इसको 40 मिले।
तो रेशो का मतलब ये है कि इसमें ऐसा कोई नंबर है जो दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो इनके मार्क्स का पता चलता है। तो इसीलिए हम क्या उस नंबर को क्या के कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो के हमें क्या करना चाहिए, इसको लिख देना चाहिए। चलिए, साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मींस बीसी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन है, एसी है। तो बीसी की वैल्यू कितनी हो गई, 3k हो गई, ये क्या हो गई 3k, और ये क्या हो गई 4k, ये 4k हो गई। बात क्लियर है। अब इतनी तो बात हो गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, कास की वैल्यू निकालना है। तो कास में किसकी जरूरत पड़ती है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की। तो बेस मालूम है क्या आपको, नहीं मालूम। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास में 2 साइड गिवन है और थर्ड साइड की अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल में वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, और यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या करना है, हमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो अदर 2 साइड कौन सी है हमारे पास में, एक तो ए बी है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू कितनी है 4k स्क्वायर, और इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है नहीं मालूम, ए बी की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, और प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 3k, और इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, और इसमें से इसको माइनस किया जाए तो क्या हो जाएगा 7k स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √7k स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा √7 का तो रूट हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो √7 और k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। मतलब आपको यहाँ पर पता चल गया कि इसकी वैल्यू √7k है ना। इतनी बात यहाँ पर क्लियर है। जब तीनों साइड की वैल्यू पता चल गई तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कोई भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक, बिल्कुल सिंपल काम है ना। अब यहाँ पर देखिए, नाउ क्या होगा, कास ए। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यानी कि ये को एक्यूट एंगल लेना है आपको, तो है ऑलरेडी एक्यूट एंगल है। कास थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी है। ए बी की वैल्यू कितनी है √7k डिवाइडेड बाय 4k, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √7 डिवाइडेड बाय 4। ये है कास ए की वैल्यू, ठीक है। इतना आ गया। अगेन क्या पूछा है, 10a इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है, बेस BC डिवाइडेड बाय AB। BC की वैल्यू कितनी है, ये फार्मूले लिखे हुए हैं हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है ना। इसकी हेल्प ले सकते, मैंने इसीलिए यहाँ पर फार्मूले लिखे। यदि आपको याद नहीं है, लेकिन ये गलती तो करना नहीं है, जब तक याद नहीं रहेगा तब तक इस एक्सरसाइज को टच नहीं करना है। और याद कैसे रखना है, तो इससे पहले वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। वहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कशन किया कि कैसे याद करना है। बिल्कुल आसान है याद करना। तो पहले तो याद रखना है आपको, क्या हो जाएगा, BC कौन है 3k, और डिवाइडेड बाय BC। AB कौन है, AB है √7k। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 10a इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय √7, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। एक तो इसकी वैल्यू पूछी थी हमसे, और इसकी हाईलाइट भी कर दो, जिसकी वैल्यू पूछी है उसको हमने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। समझ में आ गई बात, बिल्कुल सिंपल काम है।
डायग्राम बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या गिवन है, ये है, इसलिए आपको एक्यूट एंगल जिसको भी लेना है आपको, इसको या इसको, उसका नाम ए देना है। ये बेस बनेगा 90 और एक्यूट एंगल के बीच की साइड, ये परपेंडिकुलर बनेगा इसकी अपोजिट साइड, ठीक है। इसकी अपोजिट साइड क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी, और लॉन्गेस्ट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज बनेगी। ये बन गया। इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम, और एग्जाम में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर, ये हमने केवल यहाँ पर समझने के लिए किया है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि बेस नहीं मालूम था हमें, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमने बेस निकाल दिया। अब जिसकी भी वैल्यू पूछिए उसके लिए निकाल लेंगे वैल्यू। लेकिन बात का इस पर खास करके ध्यान देना है कि यहाँ पर भी ये लिखा है, यहाँ पर भी ये लिखा है, इसका मतलब डायग्राम यही बेस हमेशा बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह ये लिखा है। यहाँ पर अगर बी लिखा होता तो फिर आपको, या सी लिखा होता यहाँ पर, तो एक्यूट एंगल फिर आपको इसको लेना पड़ेगा, और इस एस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। फाइंड साइन ए एंड सेक ए। देखिए बहुत बढ़िया। cot A इज इक्वल टू कितना है, 8 है। 15 cot A इज इक्वल टू 8 है। गिवन क्या गिवन है, गिवन 15 cot A, cot A इज इक्वल टू 8। तो ये 15 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, cot A। भाई यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है ना, और जब भी मल्टीप्लिकेशन वाला कोई क्वांटिटी राइट हैंड साइड में जाती है तो डिवाइड में जाएगी, ठीक है ना। तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 15। फिर रेशो वाली बात आ गई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी K लिख देंगे, यहाँ पर भी K लिखेंगे, और ये कंसीडर किया हमने लेट, ठीक। अब राइट एंगल ट्रायंगल तो बनना ही बनना है जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, और इसका मैं नाम दे देता हूं 90 डिग्री। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक्यूट एंगल का नाम क्या दे, तो यहां पर क्या लिखा है, ये लिखा है, इसका मतलब आपको एक्यूट एंगल का नाम ए देना होगा, और हमारी अब मजबूरी है कि इसका नाम यही रहेगा, क्योंकि यहां पर ये दिया हुआ है। अब आप चाहो तो इसको बी सी दे दो, या तो बी और सी इसको दे दो, इससे कोई बाउंडेशन नहीं है। चलिए ठीक है। cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8K डिवाइडेड बाय 15K, इतना है। cot का फार्मूला क्या होता है, देखिए ये बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बनेगा हाइपोटेन्यूज, ठीक। अब cot का फार्मूला क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो बेस कौन है यहाँ पर, AB, और परपेंडिकुलर कौन है, BC। तो ये बन गया। AB की वैल्यू कितनी है, 8K, और BC की वैल्यू कितनी है, तो बोलेंगे आप 15K है, 15K। ये सब लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। फाइंड क्या करना है, ये देखिए आप, तो आपको निकालना है साइन ए। साइन ए होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब जब तक हाइपोटेन्यूज नहीं निकलेगा तब तक हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसलिए हाइपोटेन्यूज निकालना जरूरी है। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दी है, थर्ड साइड हमें फाइंड करना है, तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो बाय, या तो हम बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये हो गया, पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे। क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ABC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हो गया। AB की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू कितनी है नहीं मालूम, वो तो निकालना ही हमें। AB की वैल्यू कितनी है, 8K का स्क्वायर प्लस 15K स्क्वायर। आप देखेंगे कि 64K स्क्वायर हो जाएगा प्लस 225K स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 289।
और के स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है आपको मालूम होना चाहिए। 289 मतलब ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर, 17 के स्क्वायर रूट, या तो फिर ऐसा लिख रहे हैं ना हम, ये किसके इक्वल टू चल रहे हैं हम, ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 289 के स्क्वायर। ठीक है, और आप देखेंगे कि इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 17 होता है, और 17 के हो जाएगा। याद होना चाहिए 25 तक के स्क्वायर। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। चलिए ठीक है, और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू आपके पास में यहाँ पर आ चुकी है। ए सी की वैल्यू कितनी है, 17 के। चलिए मैं इसको 17 के लिख देता हूँ, 17 के। अब नाउ क्या है आपके पास में, साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, इस बात का खास करके ध्यान देना कि यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा है। ए के केस में ये ही एक्यूट एंगल होना चाहिए, ये मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस, और परपेंडिकुलर कौन है हमारे पास में, बी सी, और हाइपोटेनिस कौन है, ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है, 15 के, और ए सी की वैल्यू कितनी है, 17 के। ये हो गया, और के से के कैंसिल, तो आप बोल सकते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 17, और ये आ गया हमारा आंसर, और आंसर को हम हाईलाइट भी यहाँ पर कर दिए। अगेन और कुछ निकालना है ना हमें, अगेन सेक ए, देखिए सेक ए का फार्मूला कैसे याद रखेंगे, कास का फार्मूला मालूम है, कास का फार्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनिस, तो इसका हो जाएगा हाइपोटेनिस बाय बेस, अपोजिट। तो हाइपोटेनिस कौन है, ए सी, और बेस कौन है, ए बी। ए सी की वैल्यू कितनी है, 17 के, और डिवाइडेड बाय ए बी की वैल्यू कितनी है, 8 के, और के से के कैंसिल, तो सेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 8। कितना सिंपल काम है ना, बिल्कुल सिंपल काम, बिल्कुल सिंपल काम है, और इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। सीधी बात आपको ये याद रखना है कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया है तो इसका नाम क्या रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, और वो रखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर दिया है तो, और नहीं दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो रखना है वो रखिए, आपकी कोई यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। और कैसे पता चलेगा कि इसमें दिया है कि नहीं दिया, तो ये कॉट ए लिखा है ना, इसका मतलब इसका नाम कंपलसरी है ए देना, और कुछ नहीं दे सकते आप। ठीक है, चलिए ऐसी भी सिचुएशन ही आएगी हमारे पास में कि जब दिया ही नहीं है, आपकी मर्जी जो रखना है वो रखो। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू दिस, बहुत बढ़िया, आ गई बात कि नाम हमें दिया ही नहीं है, सेक थीटा। ये जो थीटा है ना, ये ग्रीक वर्ड है, क्या है, ग्रीक वर्ड है, और इसका यूज कहां पर किया जाता है, इसका यूज किया जाता है एंगल की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए, एंगल की वैल्यू को डिनोट किया जाता है थीटा से। कहने का मतलब, मान लिया जाए कि मैंने एक ट्राइंगल बनाया और इस एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है, तो आप बोलेंगे कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये थीटा वर्टेक्स का नाम नहीं है कि आप इसका नाम थीटा रख दो, वर्टेक्स का नाम नहीं है, इसकी वैल्यू है, ये जो इसकी वैल्यू है 30 हो सकती है, 40 हो सकती है, 50 हो सकती है, तो ये वैल्यू को डिनोट करता है। तो इस बात का ध्यान रखना, थीटा मतलब एंगल की वैल्यू को डिनोट करने वाला एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, चलिए कई बच्चे नाम भी रख देते, भाई वर्टेक्स का नाम थीटा रख देते, वर्टेक्स का नाम कभी थीटा नहीं होता, थीटा ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड कहां पर यूज किया जाता है, थीटा की वैल्यू मतलब एंगल की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए। चलिए ठीक है, मैं राइट एंगल ट्राइंगल तो आपको बनाना ही बनाना है, और कोई जरूरी नहीं कि मैं जैसा बनाऊं वैसे ही बनाना आपको, भाई आपकी मर्जी है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये वाला कंफर्टेबल लगता है ये बनाओ, आपको लगता है कि ये कंफर्टेबल, ये तो मेरे ख्याल से किसी को कंफर्टेबल नहीं होगा, थोड़ा सा उल्टा लग रहा है ना, तो आपको जो कंफर्टेबल लगे वो बनाना है आपको। चलिए ठीक है, अब देखिए नाम क्या दिया जाए तो आपकी मर्जी है, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि क्या नाम दिया जाए, तो मैं पी क्यू आर दे देता हूँ या ए बी सी दे देता हूँ। ठीक है, पी क्यू और आर, ये 90 डिग्री है,
और इसको मैं थीटा दे देता हूँ नाम। इसका क्या, एंगल की वैल्यू कितनी है, थीटा दे दी। थीटा बोला है इसलिए एंगल की वैल्यू है, बस इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर थीटा जब भी लिखा जाएगा ना वो एंगल की वैल्यू होगी। ये रख सकते हैं या ये रख सकते हैं, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। गिवन क्या गिवन है, गिवन दैट क्या गिवन है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 12। तो मैं के लिख देता हूं ना, यहां पर के लिख देता हूं। अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, बेस। परपेंडिकुलर एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है ये सब, है ना। हाइपोटेन्यूज यहां पर थोड़ा सा आसानी से हम समझने के लिए लिख रहे हैं, बाकी एग्जाम में नहीं लिखना है आपको ऐसा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक की जब भी बात आती है तो कास मैं याद करता हूं, क्योंकि मेरे कास का फॉर्मूला याद है। कास का क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो सेक का क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, पी आर, और बेस कौन है, क्यू आर। ठीक है, इसका मतलब पी आर की वैल्यू कितनी है, 13 के, और ये कितनी है, 12 के। ऐसा आ गई बात क्लियर। अब कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी के रेशियोज निकालना है। बाकी के मतलब भाई रेशियोज तो 6 होते हैं ना, यहां पर लिखे हुए 6, तो फिर अदर क्यों बोला है भैया, एक तो रेशियो दिया हुआ है ना, सेक थीटा तो दिया हुआ है, तो सेक की जरूरत नहीं है, काय के लिए लिखोगे आप डबल से बार बार। बाकी के 5 रेशियोज निकालना आपको, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, तो चलिए इतना हो गया। अब हमें मालूम है कि साइन में इसकी जरूरत पड़ती है परपेंडिकुलर की, टेन में परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ती है, तो फिर कॉट में परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ती है, तो फिर परपेंडिकुलर मालूम होना चाहिए। जब तक परपेंडिकुलर नहीं मालूम रहेगा तब तक काम थोड़ी होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं कि सारे क्वेश्चन देखना है आपको। सारे क्वेश्चन देखने का फायदा क्या होगा कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको नई बात मिलते जाएगी। ठीक है ना, आपसे बनता है फिर भी एक बार तो देख ही लो आप इसको। इससे फायदा ये होगा कि आप एक बार सारे क्वेश्चन देखेंगे ना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी मचाते हैं कि अरे यार सर ये तो हमारा पहला क्वेश्चन आपने बता दिया, अब तो सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। आपने बेसिक बता दिया, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि जब हम क्वेश्चन के साथ में करते हैं, वहाँ सिचुएशन मिलती है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर कुछ डिस्कशन होता है, तो वो आपका एक यदि मालूम भी है बातें तो एक रिवाइज होता है, वो बातें पक्की होती हुई चलती है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन देखते हुए चलना आपको। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखना, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पी क्यू है क्या उधर, नहीं पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना है, 13 के स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू क्या है तो नहीं मालूम, पी क्यू का स्क्वायर ही लिख देता हूं मैं, प्लस क्यू आर का स्क्वायर 12K का स्क्वायर, 169 के स्क्वायर याद होना चाहिए आपको। कहाँ तक, 25 तक। बार बार बोलता हूं मैं इसलिए कि आपको याद करना ही करना है। ठीक है, ये हो गया। ये 144 इधर जाएगा तो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर और इज इक्वल टू पी क्यू होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 25 आ रहा, 25 के स्क्वायर और इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। देखिए पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 के स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर रूट आपको मालूम होना चाहिए, मेरे ख्याल से 5 होता है और के स्क्वायर का के होता है, तो पी क्यू इज इक्वल टू आपके पास में आ गया 5K। बस 5K यहाँ पर आ गया, तीनों साइड पता चल गई। अब आपको चाहे जिसकी वैल्यू निकालना है उसकी वैल्यू निकालते जाइए आप। देखिए सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालते हैं हम, साइन की। साइन
नाउ साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, चलिए थोड़ा सा नीचे से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। नाउ साइन थीटा, थीटा मतलब इसी एंगल की बात की जा रही है ना, यहाँ कोई चेंज तो नहीं है ना, ठीक है। अब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मींस पी क्यू डिवाइडेड बाय, पी क्यू डिवाइडेड बाय ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, पी क्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज पी आर। पी क्यू की वैल्यू क्या है 5K और पी आर की वैल्यू कितनी है 13K और E इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 13 हो गया, ये आ गया साइन थीटा। अब कास थीटा, कास थीटा, कास थीटा क्या है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है क्यू आर और हाइपोटेन्यूज कौन है पी क्यू पी आर। 12K डिवाइडेड बाय 13K, K से K कैंसिल तो 12 डिवाइडेड बाय 13 आ गया, ठीक। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो पी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू आर और इज इक्वल टू 5K डिवाइडेड बाय 12K और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 12। कॉट थीटा, इसमें तो माथा पच्ची करना ही नहीं है, इसी को पलटा दो तो क्या हो जाएगा क्यू आर बाय पी क्यू इज इक्वल टू 12K डिवाइडेड बाय 5K और ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 5, K से K कैंसिल। सेक तो है ही, कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन को पलटा दो पी आर डिवाइडेड बाय पी क्यू, पी आर डिवाइडेड बाय पी आर कहा गया भाई साइन पी आर डिवाइडेड बाय पी क्यू, ठीक है। क्या हो जाएगा 13K डिवाइडेड बाय 5K और K से K कैंसिल तो 13 डिवाइडेड बाय 5। अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज देखिए 1 2 3 4 5 और 6 तो गिवन है, ठीक है, उसको निकालने की जरूरत हमें नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे पर आंसर आ चुकी है। आप चाहो तो आंसर में साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, टेन थीटा इज इक्वल टू ऐसा सारे अलग से आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अगला क्वेश्चन,